ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बच्चा जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, जो आपकी बोर्ड के अंदर एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से आपके 6 नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो ये आप चैप्टर छोड़ भी नहीं सकते और किसी की तरह इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि इसके अंदर से पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फैराडे का दोनों नियम आपको किसी भी हालत में पढ़ के जाना और एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। मैंने लिखा है इसके आगे इसी तरीके से मैंने लिखा है भंवर धारा तथा उपयोग तथा उसके निराकरण क्या है, ये 100% पेपर में पूछा जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा जनित सिद्धांत कार्यविधि संरचना आपका ये पेपर में 100% पूछा जाएगा। इसलिए ऐसे टॉपिकों को आप छोड़ करके नहीं जाओगे। और मेरी जो सीरीज है, जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रखे, पहले चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और ये छठे का मैं वीडियो अभी डाल रहा हूं और आने वाले भी वीडियो में डालते रहूंगा। तो आप सभी वीडियो देख करके जरूर जाना, जिसके अंदर प्रत्येक टॉपिक के अंदर से मैंने कुछ एक ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताया जो 100% पेपर में पूछे जाएंगे। यदि आप वो भी अच्छे से आप कर लेते हो तो आई थिंक आप एक फर्स्ट डिवीजन या डिस्ट्रक्शन मार्क्स तो लगवा ही सकते हो, 75 अबव फिजिक्स में लेके आ सकते हो। ठीक है, तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आदाब करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। तो आज का वीडियो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल ऑफ ऑल आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि आप अब की बार इतनी जम के तैयारी कर लीजिए, इतनी दबा के तैयारी कर लीजिए कि आपकी जो आने वाली होली है, जो आपकी नेक्स्ट ईयर होली जो आएगी या फिर आने वाली और भी बहुत सारी होली है, वो आपकी बहुत एक कलरफुल होली हो जाए। ऐसा नहीं है कि अब की बार आपने पढ़ाई नहीं करी तो आगे वाली जो होली है वो आपकी कलरफुल नहीं बने। ठीक है ना, तो ये इसके लिए बच्चा आपको देखो 12वीं है, आपको बार बार तो मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो आपको ट्राई करनी है कि इस साल होली के अंदर, हाँ ठीक है आप 2-3 घंटे खेल लिया वो अलग बात है, आपको करना भी चाहिए चीज। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन फिर होली के चक्कर में आप पूरा दिन अपना खराब करते जा रहे हो। बच्चा ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत टाइम दे दीजिए। उसके अलावा आपको पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है। आपको 4 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब की बार यदि होली नहीं भी खेल लोगे, यदि आप कलरफुल नहीं भी हो जाओगे तो चलेगा, आपकी जिंदगी पूरी कलरफुल हो जाएगी। ठीक है ना, इस होली को नहीं खेलोगे तो हो सकता है बच्चा। और बच्चा आपको कुछ एक चीज़ों को भी ध्यान में रखना है जो आप ध्यान में रख सकते हो। बच्चा मैंने कहीं पे भी एक लाइन पढ़ी थी कि आपको यदि मोहब्बत करनी है तो इन लड़कियों में क्या रखा है, आपको यदि मोहब्बत करनी है तो इन लड़कियों में क्या रखा है, मोहब्बत करनी है तो आप किताबों से कीजिए, यदि बेवफा भी निकली तो आपको काबिल बनाकर छोड़ेगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो बच्चों आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो चुंबकीय फ्लक्स, फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक का सूत्र, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होता है बच्चा। ठीक है, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर मात्रक की नॉर्मली बात करते हैं तो 2 तरीकों के मात्रक की बात करते हैं, एक तो एसआई की बात करते हैं और एक हम सीजीएस की बात करते हैं। एसआई जो मात्रक होता है वो होता है इसका वेबर होता है। क्या होता है बच्चा, वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला और इसका होता है वेबर, याद रखोगे। इसी प्रकार से इसका सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, जबकि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गाउस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मात्रक की बात करेंगे। एसआई मात्रक बच्चा क्या हो जाएगा, वेबर, और सीजीएस क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। और ये भी ध्यान रखो कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो आप याद रख सकते हो। तो φb इज इक्वल टू लिखोगे आप BA cos थीटा करके लिखोगे। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि सीधा हो सकता है आपका न्यूमेरिकल्स बन सकता है, जिसके अंदर दोनों फॉर्म याद रखोगे। यदि आपको B का मान दे रखा है, A का मान दे रखा है, थीटा दे रखा है, फॉर्मूला यूज करें सीधा आंसर। बट आपको थीटा नहीं दे रखा है और आपको B वेक्टर दे रखा है और A वेक्टर दे रखा है, तो दोनों का क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका φb है वो निकल के आ जाएगा। अब अच्छा यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट सिंपल है, जैसे आपको B का मान दे देगा, वो B का मान दे दिया उसने, जैसे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसी प्रकार से A वेक्टर का मान भी दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बताइए उस एरिया में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई हलवा सवाल, एकदम लल्लू टाइप का सवाल है। यहाँ से आप कर सकते हो ना, φb इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर। कैसे करोगे, B वेक्टर जो दे रखा है आपको पूरा का पूरा लिखना है, डॉट करना है, A वेक्टर को पूरा का पूरा लिखना है, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो आंसर आ जाएगा 2 2 4 2 6, आपका आंसर आ जाएगा 6 वेबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी आप इसके जो न्यूमेरिकल्स है आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, वहां पे जाकर के इस टाइप के सवाल और भी आप देख सकते हैं। फैराडे के दोनों नियम,
फैराडे के दोनों नियम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों नियम क्या है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फैराडे का बच्चा जो पहला नियम है वो पहला नियम क्या है? फैराडे के प्रथम नियम होता है वो हमारे को विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसकी हमारे को डेफिनेशन देता है, ठीक है ना। ये हमारे और दूसरा नियम क्या होता है कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सेकंड नियम देगा। तो फैराडे कहता है कि यदि आपके पास में कोई भी एक लूप है, एक बंद लूप है, जैसे वर्ताकार लूप है आपके पास में, उस वर्ताकार लूप के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इस विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि चलो ये बात भी ठीक है कि किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में यदि परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक वोल्टेज पैदा होता है, एक ईएमएफ पैदा होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू मिलती है सेकंड नियम से। उन्होंने बोला कि प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल यदि ई है तो इस ई का जो मान होता है बच्चा, इस ई का जो मान होता है वो होता है कि भाई फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, वोल्ट निकाल दो आप टोटल, तो लिखेंगे डेल्टा 5 से अपॉन में परिवर्तन में टाइम कितना लगा है उस टाइम का भाग दे दो और इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ये दूसरा नियम है। यानी कि प्रति एकांक समय में डेल्टा टी का भाग दे रहे हैं ना, समय का भाग देने का मतलब है प्रति एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इस समय का भाग देने का मतलब हम दर निकाल रहे हैं, उसकी स्पीड निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। समय के साथ में उसकी दर की बात करके भाई तेजी से हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। तेजी से परिवर्तन हो रहा है मतलब समय कम लग रहा है, ठीक है ना। तेजी से परिवर्तन होने का मतलब फटाफट, मैंने कह रहा हूँ फ्लक्स का परिवर्तन आपको 100 का करवाना है 10 सेकंड में करवाना है और एक आपको करवाना है 50 सेकंड में। 10 सेकंड वाला फटाफट करवा रहे हो ना। दर क्या है? ज्यादा है। दर ज्यादा होने के मतलब वोल्टेज भी ज्यादा पैदा होगा और दर कम है मतलब वोल्टेज भी कम पैदा होगा। यानी कि किसी कुंडली के अंदर प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और यही उसका दूसरा नियम है। आगे हम बच्चा माइनस भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। माइनस भी लिखते हैं आगे। माइनस सिर्फ हमारे को दिशा बताएगा कि जो प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसका विरोध करेगी हमेशा, ठीक है। हाँ, कुंडली में फेरों की संख्या 1 है तो 1 गुणा आ जाए। कुंडली में फेरों की संख्या n है तो आप इसको n गुणा करके भी लिख सकते हो। इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये दूसरा नियम है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ये भी काफी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बोर्ड के अंदर। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सीधा सीधा आपके जो ऑप्शन वाले सवाल होते हैं उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत v वेग से गतिशील छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है आपको, जैसे ये अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर एक रॉड है, रॉड का मतलब एक छड़ है, उस छड़ को हम गति करवा रहे हैं। जैसे ये आपके पास में एक छड़ है, L लंबाई की छड़ है और इस L लंबाई की छड़ को आप इस दिशा में गति करवा रहे हो v वेग से और इसकी लंबाई आपको दे रखी है L। तो बताओ इसके अंदर कितना वोल्टेज पैदा होगा इस छड़ के अंदर? तो वो बच्चा आप E का मान याद रख सकते हो, वो आएगा BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो BVL साइन थीटा, चूंकि थीटा यहाँ पे 90 है तो यहाँ से आंसर आ जाएगा BLV। या फिर BVL भी याद रख सकते हो। BVL याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। BV यानी पत्नी, BVL यानी लाओ, BV लाओ, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। BV लाओ, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती हुई छड़ अथवा चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, उसके अंदर एक घूर्णन गति करती हुई छड़ है। जैसे यही छड़ है, इसको हम घूर्णन गति करवा रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, या फिर चकती भी हो सकती है इसके स्थान पर। तो उसके अंदर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो डेरिवेशन निकल के आता है इज इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। यदि छड़ होगी तो उसकी लंबाई होगी L, वो रख दो यहाँ पे। ओमेगा क्या होता है? इसकी कोणीय आवृत्ति क्या है घुमाने की, इसको हम 2πf करके भी लिख सकते हैं। और B क्या है? किस चुंबकीय क्षेत्र की इसके अंदर रखा गया है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। यदि आपको शक्ति दे रखी होगी तो शक्ति की लंबाई नहीं होगी, शक्ति की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला ये याद इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बाप करके भी याद रख सकते हो, BAF बाप। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? इज इक्वल टू
बाफ। तो यहां से आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, अगला है भंवर धारा तथा उपयोग तथा इसका निराकरण। भंवर धारा किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। भंवर धारा क्यों उत्पन्न होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके उपयोग क्या है ये भी ध्यान में रखना है आपको। इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं ये भी ध्यान में रख सकना है। और ये ट्रांसफार्मर में हानिकारक है क्यों ये भी आपको ध्यान में, इनमें से कोई भी आपका सवाल बन सकता है। पहली बात तो ये कि भंवर धारा होती क्या है कि यदि आपके पास में कोई स्थूल का मतलब पूरा आपके पास में एक बड़ा चालक पृष्ठ है, ठीक है, स्थूल एक चालक पृष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर से यदि गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस स्थूल चालक पृष्ठ के अंदर भंवर के समान या फिर चक्करदार धाराएं प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है और इन्हीं चक्करदार या भंवर के समान जो प्रेरित विद्युत धारा होती है उनको ही भंवर धाराएं कहते हैं। दैट्स द डेफिनेशन हो गई। अरे जिस तरीके से नहीं होता एक सागर एक समुद्र है उसके अंदर आप किसी पत्थर को फेंक देते हो तो पत्थर को फेंकने की वजह से एक भंवर बनते हैं उसके अंदर। अरे बनते हैं कि नहीं बनते, चक्करदार धाराएं बनती है, वही भंवर धारा इसमें भी है। अब क्यों उत्पन्न होती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। क्लियर है? हाँ भाई, इसका ये हानिकारक होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। क्यों हानिकारक होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर यदि आपकी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है तो आपका ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से ऊर्जा है उसका क्षय होने लगता है ऊष्मा के रूप में, इसीलिए ये हानिकारक होती है। अब बात आती है सर ये हानिकारक है तो फिर इसको कम कैसे कर सकते हैं? इसको भी कम करने के तरीके हैं। आप क्या करोगे, कोई भी आप क्रोड ले रहे तो उसके अंदर आप या तो खांचे बना दो, यदि कोई चालक पृष्ठ ले रहे हो उसके अंदर आप स्लॉट बना सकते हो, खांचे बना सकते हो और खांचे बना करके आप उसका एरिया कम करते हो और एरिया कम करके आप भंवर धारा को कम कर सकते हैं। उपयोग क्या है इसके? उपयोग की मैं बात करूं तो आपको 2 3 4 उपयोग आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं बात करूं रेलगाड़ी का ब्रेक है उसके अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। रुद्धोल आपका जो धारा मापी होता है गैलोमीटर होता है उसके अंदर भी काम में लिया जा सकता है। प्रेरण भट्टी होती है उसके अंदर भी इसको काम में लिया जा सकता है। या फिर रोग जो मतलब हमारी जो उत्तक वगैरह होती है या मृत कोशिका वगैरह होती है या फिर उनकी जिसे हम डायाथर्मी भी कह सकते हैं उसके अंदर भी इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आता है 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है, वहां से जाकर के इसका पूरा आप न्यूमेरिकल देख सकते हो, डेरिवेशन देख सकते हो। फिर भी किसी को लगता है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर इसका सॉल्यूशन करवाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊंगा इसका आपको मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। फिर है परिनालिका का स्वप्रेरक, तो ये भी बच्चा बहुत ही हलवा टाइप का है, एकदम लल्लू टाइप का, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र सिद्धांत कार्यविधि का संरचना। प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र होता है उसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत तो आप लिख सकते हो कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है? वही कार्यविधि होती है कि आप किसी एक आयताकार कुंडली को किसी एक इस तरीके से 2 ध्रुवखंड होते हैं, यहाँ पर एक एन पोल होता है और यहाँ पर एक एस पोल होता है और यहाँ पर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस तरीके से, और इसके अंदर एक आयताकार कुंडली रखी होती है इस तरीके की। इसको हम इसके अंदर घुमाते हैं तो इसके अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है बच्चा? E0 sin ओमेगा t, या फिर E0 को हम लिख सकते हैं NBA ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये आंसर निकल के आता है, इसका हम ग्राफ भी बनाते हैं। और ये कैसा सिग्नल है भाई? प्रत्यावर्ती सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, तो कभी कभार ये सीधा भी पूछ लिया जाता है, ऐसा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र करके नहीं देता है। और एग्जाम में पूछने का तरीका क्या होता है? दिया जा सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को घुमाने पर उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक बच्चा यही निकल के आएगा, E बराबर E0 sin ओमेगा t। तो आपको डेरिवेशन पूरा एज इट इज ये का ये करना है, ये पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो बच्चा आई होप आपको ये आज के जो जितने भी टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर होंगे। और फिर अपने अगला जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा जो आएगा वो आएगा किरण प्रकाशिकी के ऊपर, तो उसके अंदर आप बने रहिएगा। और आज के लिए बच्चा इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.